नल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार जुडिशल सर्विसेज के मेंस के डेट्स आ चुके हैं। आई एम श्योर कि आप लोग अभी छुट्टे एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, कोई दुर्गा पूजा आप लोग नहीं मना पा रहे होंगे। मना रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरा तो यही कहना हो कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लें। और जो भी आप टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हो, उस सारे टॉपिक्स को आप, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उन सारे टॉपिक्स को आप क्या करो, समराइज कर लो, सिनॉप्सिस उसका बना लो, ताकि आप उसको एक सीक्वेंस में आप अपने माइंड में फिक्स कर सकते हो। अगर आपके माइंड में चीज़ें फिक्स होंगी, आपने कुछ पढ़ रखा होगा, तो फिर क्या होगा कि आप सारे प्रॉब्लम्स के आंसर दे सकते हो। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं 100% पढ़ जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको 20% ही कवर करना है, ताकि आप 80% का रिजल्ट लिख सको। बस इतना समझ लीजिए। ऐसा हर जगह होता है, और ये पैरेडो प्रिंसिपल है, ये हर जगह काम करता है कि आपने 20% आपने मैटर डिस्कस किया, उसने आपने 20% पर कमांड बना लिया। 80% ऑटोमेटिक आपका कवर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस दूंगा आप लोगों को समझने के लिए, तो अभी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। कंपलसरी पेपर में एक सब्जेक्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। ऐसे आपको पता होगा कि कंपलसरी पेपर में 5 पेपर होते हैं ऑलमोस्ट। एक होता है सबसे पहले सीपीसी, देन होता है आपके पास एविडेंस एक्ट, उसके बाद आपका होता है सीआरपीसी, उसके बाद आर्बिट्रेशन, और उसके बाद एक और सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट। ओके। तो फिलहाल हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहते हैं हम लोग एविडेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि आ सकता है, चांसेस ज्यादा हैं, बट लेट्स सी। तो अगर जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आज मैं बात करूं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि बिहार में आ जाए मेंस के एग्जाम में। तो चलिए, मैं जल्दी से अपने स्क्रीन पर आ रहा हूँ आप लोगों को लेकर के, जस्ट अ सेकेंड। आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे एंड सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट। बड़ी मजेदार चीज क्या है, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सेक्शन 6 ही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे और ऑफ कोर्स सेक्शन 6 के अंदर एम्बेडेड है, कंसीडर किया गया, लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया है। बट अगर आपसे एग्जाम में सपोज कीजिए कि अगर शॉर्ट नोट्स पूछता है और कहता है कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पे बारे में आप बात करो, तो ऐसा आपको नहीं बिल्कुल करना है कि आप सीधे आंख बंद करो और सेक्शन 6 को लिख करके आ जाओ। बहुत सारे लोग यही करते हैं और कहते हैं कि सर मेरा नंबर कम आया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे की बात करो ना, आप सेक्शन 6 की बात नहीं करो। दोनों में डिफरेंस है भाई, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो भी मैं हम लोग समझ लेंगे इस छोटे से वीडियो में। देखिए, पहले मैं आज बात कर रहा हूँ किसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिस्टिक। मैं आपको एक सिनॉप्सिस देने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर बात किसकी करेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे को समझने के लिए मेरे हिसाब से 8 पॉइंट्स इज इनफ। 8 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में है, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? एक सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हो सकती है? जैसे मान लीजिए सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है? रेस जेस्टे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? मीनिंग, यानी मीनिंग ऑफ रेस जेस्टे। ये आपको सबसे पहले देना चाहिए। दूसरा, आपको यहां पर रखना चाहिए डेफिनेशन ऑफ रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तीसरा टर्म आपको रखना चाहिए कि इसके अंदर, अब देखो आपको मीनिंग पता है, डेफिनेशन पता है, तो इस रेस जेस्टे में कौन कौन सी बातें इंक्लूड हो सकती हैं। सो व्हाट इंक्लूड्स, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके माइंड में रख रहा हूं। आप ये सिनॉप्सिस बना लो, अब डायरेक्ट आंसर कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। व्हाट इंक्लूड्स इन रेस जेस्टे। ये पैटर्न एग्जाम में मत फॉलो करिएगा, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये माइंड में सेट करने के लिए दे रहा हूँ सिनॉप्सिस। अब आपको ये पता चल गया कि रेस जेस्टे के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, तो उसके बाद आपने लिख देना है एसेंस। एसेंस का मतलब होता है बेसिक नेचर। देखिए क्या है इसका एक सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस ही बताऊंगा, आप पहले नोट कर लीजिए।
इसके बाद जब आपको बेसिक नेचर पता चल गया तो बेसिक नेचर से आदमी को मिलता है प्रिंसिपल। नाउ जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल कोर्ट को इनेबल करता है, सो इट इनेबल्स द कोर्ट। एंड नेक्स्ट, पर्पस। एंड द लास्ट वन इज, पर्पस के अलावा लास्ट हो सकता है दैट इज रेशनल। अब वहां से चीजें समझ में आएंगी। अब आप सब हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं है, डाइजेस्ट ही ना हो कि ये चल क्या रहा है। देखिए मैं बड़े आराम से शेयर कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई रेस जेस्टे होता क्या है। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसीडर दैट व्हाट इज रेस जेस्टे। बेसिकली रेस जेस्टे होता क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। रेस जेस्टे के बारे में आपको जब पता चल गया तो आप उसके बाद बात करिए किसके बारे में, उसका डेफिनेशन के बारे में बात कीजिए। मीनिंग पता है, आप डेफिनेशन के बारे में बात करो। जब आपको डेफिनेशन के बारे में पता चल गया तो अब आप उसके बाद कहो कि उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। तो फर्स्ट से अगर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लेके चलूँ तो आप यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मीनिंग की तो रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का मतलब आपको याद होगा तो वहां पर होता है, बहुत शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, मैं पूरी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ। थिंग्स सेड और थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। यही होता है ना, थिंग्स सेड और थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये मीनिंग होता है। ये रेस जेस्टिक का मीनिंग है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसको डिफाइन करने की बात करें तो डेफिनेशन में क्या क्या बातें इंक्लूड हो सकती है। अगर आप डिफाइन करने लगोगे तो क्या हो जाएगा, आप रिस्क जिस्टे में उन सर्कमस्टांसेज की बात कर सकते हो, उन फैक्ट्स की बात कर सकते हो, आप उन ट्रांजेक्शन्स की बात कर सकते हो जो सेम ट्रांजेक्शन के अंदर कवर होते हैं या वन ट्रांजेक्शन के अंदर ही कवर हो जाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वो मेन सर्कमस्टांसेज या मेन ट्रांजेक्शन के हिस्से होते हैं। सो आप डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हो सर्कमस्टांसेस, यानी रेसिस्टिक को डिफाइन किया जा सकता है सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस जो कि मेन ट्रांजैक्शन का हिस्सा है या मेन इवेंट का हिस्सा है। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो कि रेस जेस्टे में बी डिफाइंड एज दोज circumstances, those facts or those transactions which is or which can be part of the main event or the main transactions। तो वो आपको रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट दे रहा है। अब जब आपको ये पता चल गया कि मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो भैया रेस जेस्टे के अंदर हम कौन कौन सी बातों को इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट आता है। तो बहुत सिंपल है, रेस जेस्टे इंक्लूड्स एवरीथिंग। रेस जेस्टे में हर वो बात इंक्लूड हो जाएगी, एवरीथिंग इंक्लूड हो जाएगा जो कि वन ट्रांजेक्शन या सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर कवर होता है। सो एवरीथिंग विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो जो सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड हो गए। तो देखिए अपने पास मीनिंग है, डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो जब आपको पता चल गया कि मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि कौन कौन सी बातें इंक्लूड हो सकती हैं, तो ऑफ कोर्स ये क्या बन जाएगा, ये एक इसका बेसिक नेचर बन जाएगा। नेचर क्या बनेगा, बेसिक नेचर क्या बनेगा, इसका बेसिक नेचर या इसका इसेंस क्या कहेगा, इसका बेसिक नेचर कहेगा कि भाई वो फैक्ट जो कि सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बनते हैं, तो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। अगर हम इसको प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, व्हाट इज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड रिस्क जेस्टे। रिस्क जेस्टे का प्रिंसिपल बहुत सिंपल कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट या सर्कमस्टांसेस या ट्रांजेक्शन्स जो कि क्या हो रहे हैं, रिलेवेंट हो रहे हैं, तो आप उन बातों को एविडेंस में ला सकते हो। सो एविडेंस कैन बी गिवन, तो आप प्रिंसिपल क्या बन जाएगा कि एविडेंस कैन बी गिवन, एविडेंस कैन बी गिवन। बहुत ही सिंपल बात मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, एविडेंस कैन बी गिवन। नाउ अगर अपने को मीनिंग पता है, डेफिनेशन पता है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है वो मैंने डिस्कस कर दिया, इसका बेसिक नेचर क्या हो सकता है तो वो भी डिस्कस कर दिया, इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है वो भी क्या बता दिया। तो इसका मतलब क्या है
अब ये गाइड करता है किसको, कोर्ट को, ये इनेबल करता है किसको, कोर्ट को, किस बात के लिए, कि भैया कोर्ट, भैया जज साहब, आपने क्या करना है, उन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करना है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको कंसीडर करना है, जिससे कि आपको सेम ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चल सके। सो सो इट इनेबल्स द कोर्ट टू टेक इनटू अकाउंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स और ऑल एसेंशियल्स डिटेल्स। बस, तो यहां पर जो आपको केस के अंदर सारे डिटेल्स मिल रहे हैं, उन सारे डिटेल्स तो आप यहां लिख सकते हो, टू टेक इनटू कंसीडरेशन, टू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल एसेंशियल डिटेल्स, ऑल एसेंशियल डिटेल्स, ये यहां पर इंक्लूड हो गया। अब इसके बाद अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया तो आपको खुद आइडिया लग गया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्ट्रिक। रेजिस्ट्रिक का बस एक ही पर्पस है भाई, ये एक काम क्या करता है कि एक मिसिंग लिंक को अटैच कर देता है। सो इट कंप्लीट्स द मिसिंग लिंक, इट कंप्लीट्स द मिसिंग लिंक, इट कंप्लीट्स द मिसिंग लिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैशनल, रैशनल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रैशनल। देखिए रैशनल क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है, इसको सेक्शन 6 में जगह दे दी गई, इस सिद्धांत को सेक्शन 6 के अंदर स्टीफन साहब ने मेंशन कर दिया। तो उसको मेंशन करने के पीछे का लॉजिक क्या था, व्हाट वाज द लॉजिक। बस लॉजिक ये था कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन्स जो कि नॉर्मली अमूमन वो क्या है, हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होता है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते, जो वैल्यूबल नहीं होता है, उस फैक्ट को जगह मिल जाती है। क्यों, क्यों उस फैक्ट को जगह मिलती है, क्योंकि उस फैक्ट के अंदर स्पॉन्टेनिटी होती है, स्पॉन्टेनिटी यानी उसी क्षण का है, आप उसमें इमीडिएसी वाला पार्ट आ जाता है, इसीलिए हम उसको जगह दे देते हैं। और आपको मैं बताऊं तो अभी इससे 3 क्वेश्चंस और बनते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो, एक तो सिंपल क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे क्या होता है, एक सिंपल पॉइंट। दूसरा इससे रिलेटेड हो जाएगा कि भैया इसको हियर से एविडेंस के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, आपको पता होगा हियर से एविडेंस, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बट हियर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन अगर कोई है तो वो है सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों है या रेस जेस्टे क्यों है, इसके पीछे कारण है, इसको शॉर्ट में मैं यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, उसका एक समरी बाद में दे रहा हूँ। हियर से एविडेंस वास्तव में होता क्या है, हियर से एविडेंस का सिंपल मतलब होता है कि भाई किसी की सुनी और कही हुई बात को ध्यान में रखना। तो कोई दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा, उसको मैंने सुन लिया और सुन करके मैं आगे बोल रहा हूँ, जैसे न्यूज रिपोर्टर्स, वो घटनास्थल पर जाते हैं, लेकिन जिस समय घटना होती है उस समय तो वो कवर करते नहीं है, बहुत रेयरिस्ट केस होते हैं जब कवर करते हैं। तो अगर उन्होंने किसी घटना को होते हुए नहीं देखा और उन्होंने किसी विक्टिम से पूछ लिया भाई घटना क्या घटी थी, और उस विक्टिम ने इनको रिप्लाई दे दिया, तो अगर ये पर्सन जो कि प्रेस रिपोर्टर अपने आप को कहता है, वो पर्सन अगर आकर के कोर्ट में स्टेटमेंट अगर देगा, तो वो क्या होगा, अगर मगर की बात है तो वो हियर से एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। अब हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन है, यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमारे लिए सेक्शन 6 है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है, यहां पर भी एडमिसिबल नहीं है। बट इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके अंदर एक फैक्ट तब रिलेवेंट हो जाता है जब वो सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाएगा, और सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस किए गए। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, सेम ट्रांजेक्शन के बारे में मतलब बहुत सिंपल है, सेम ट्रांजेक्शन को आपको मैं पहले बताऊं तो सेम ट्रांजेक्शन शब्द डिफाइंड है ही नहीं, कहीं भी नहीं डिफाइंड है। तो सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या लेना चाहिए, तो सेम ट्रांजेक्शन का मतलब दिया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर घटना जो घटी है उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको इमीडिएसी होनी चाहिए, उसमें टाइम इंटरवल या गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल, एक बहुत बढ़िया केस है, आपको याद होगा आर वर्सेस फॉस्टर करके केस है, उसमें जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी मृत्यु का कारण क्या होता है,
जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु का कारण होता है कि एक ट्रक आती है और उससे उसकी उस ट्रक की वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और वो मरता है। नाउ अब पॉइंट ये है कि भाई एक बाई स्टैंडर यानी रोड पर पैदल चलने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं होता है, उसने घटना को होते हुए नहीं देखा है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उसने घटना को होते हुए नहीं देखा, घटनास्थल पर मौजूद था लेकिन घटना को होते हुए देखा नहीं। उसने बस इतना देखा कि एक बहुत तेजी से एक ट्रक बहुत तेजी से उसके करीब से भाग रही है। अब वो पीछे पलट करके जाता है और वहां पर जाकर के वो क्या करता है, अपने जो सो कॉल्ड विक्टिम है उससे बात करता है। तो विक्टिम उसको बताता है कि भाई वो ट्रक, जिस ट्रक को देखा तुमने जाते हुए, उस ट्रक ने मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है, ऐसे कर देखिए तो उस बंदे का स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है क्या? उस बाई स्टैंडर्ड के स्टेटमेंट की वैल्यू है? द आंसर इज नो। लेकिन जब वो चूंकि उस केस के फैक्ट के साथ कनेक्ट हो गया, जिसको हम दूर कर ही नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया? एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ यही पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जनरली, इन जनरल, हियर से एविडेंस को हम कभी भी एडमिसिबल नहीं करते हैं। बट ये एक्सेप्शनल केस है जहां पर हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, एडमिसिबल बनाते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है।